हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइस, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग, एंड एक दूसरा एजुकेशन चैनल है जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। सो दोस्तों आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, उसके अंदर दोस्तों आज जो मैं वीडियो बना, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो दूसरे दो फोर्सेस है गाइस, वो फोर्सेस हमें एटम और न्यूक्लियर के बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। वो फोर्सेस हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको मैं इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो का वेट करना। सो गाइस आज टॉपिक हम करने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात करूं तो ऑलरेडी मुझे पता है कि अगर 11th में हो, साइंस में हो, तो एटलीस्ट नाम तो सुना ही होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, नाम तो आपको पता होगा। सो गाइस तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने सुना। ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, चलो मैं बताता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मान लो दो बॉडी है, पहले बॉडी का मास m1 ले लिया, दूसरे बॉडी का मास m2 ले लिया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। ओके, मतलब ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो डिस्टेंस वाली चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा। अब मान लो ये हमारा अर्थ है। ओके, अगर गाइस मैं अर्थ के नजदीक आ रहा हूं, अर्थ के नजदीक आ रहा हूं मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। जब अर्थ के नजदीक आ रहा हूं तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जब डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। पता है यही कॉन्सेप्ट तो है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, डिस्टेंस को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए जब हम नजदीक जा रहे हैं, हम जब अर्थ के नजदीक जा रहे हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्या बढ़ेगा, क्या इंक्रीज होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वही गाइस अगर मैं अर्थ से दूर जाऊंगा, मान लो अर्थ से मैं दूर जा रहा हूं, अब मैं इसको ऐसा उल्टा बना देता हूं, अर्थ से अगर मैं दूर जा रहा हूं तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए गाइस वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की, बात करते हैं। इट इज यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। ये सिंपल सी बात है, ये क्या है, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडी। क्लियर कर दिया मैंने। ओके, मैंने बताया ना ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। पहला बॉडी आप अर्थ ले लो, दूसरा बॉडी ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो मुझे ले लो। ओके, तो पहला बॉडी जो है हमारा हमने ले लिया, मान लो मास ऑफ द अर्थ, और दूसरा बॉडी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो और दोनों के बीच में दो ये क्या रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। अब आगे चलते हैं। इट इज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज ओबे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मैंने क्लियर किया इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पूरा क्लियरली, अगर 10th स्टैंडर्ड का आपके पास वीडियो ऑलरेडी राहुल सर ने बनाया हुआ है, उसमें आप जाके चेक करोगे तो ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये दिखाई दे रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, अब आगे चलते हैं। दिस फोर्स बिटवीन टू बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी। दिस फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी। अब गाइस अगर दो बॉडी और तीसरी बॉडी है, तीसरी बॉडी, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरी बॉडी प्रेजेंट है, अगर दो बॉडी के बीच में फोर्सेस एक्ट हो रहा है, इस जरूरी नहीं कि तीसरी बॉडी होगी तो ये फोर्स कम हो जाएगा। ओके, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर तीसरी बॉडी आ जाएगी तो ये दोनों के बीच का फोर्सेस कम हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होता। तीसरी बॉडी आ जाए, चौथी बॉडी आ जाए, कोई इफेक्ट नहीं होता ये दो बॉडी के बीच में। ओके, समझ में आ रहा है कि अगर मान लो बीच में कोई और बॉडी आ गई तो इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो थर्ड बॉडी आ जाने से या नहीं आ जाने से कोई इफेक्ट नहीं होता। दिस फोर्स बिटवीन टू बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी। थर्ड बॉडी रहे न रहे, बट पहला अर्थ के ऊपर आने वाले हर बॉडी पे अर्थ वैसा ही इफेक्ट देता है। आगे चलते हैं। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, सही बात है, बहुत बड़ा लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब आगे चलते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर गाइस हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या है, मान लो ये दो चार्ज है, पहला चार्ज हमने Q ले लिया और Q1 ले लिया और दूसरा चार्ज हमारा Q2 ले लिया, और दोनों चार्ज कैसे रेस्ट में है, दोनों चार्ज कैसे रेस्ट में, और ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दो चार्ज ले लिया, ओके, पहला चार्ज जो पहले बॉडी पे Q1 है और ये Q2 है, और दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और गाइस दोनों चार्ज रेस्ट में है, दोनों चार्ज कैसे है, रेस्ट में, मोशन में नहीं है, दोनों चार्ज कैसे रेस्ट में। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, दोनों चार्ज रेस्ट में, और दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मींस रेस्ट। अब दोनों चार्ज किसमें, रेस्ट में, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहला हमने ये क्लियर कर लिया, ओके गाइस। और एक चीज और बताऊंगा, सेम टू सेम जैसे हमने ये रिलेशन बताया था, सेम आपको ऐसे रिलेशन दिखेगा, ओके सेम, बट इसको एक्सप्लेन किया था कूलम बाबा ने, कूलम लॉ, इसलिए इसको कूलम लॉ बोला जाता है। अब दिखा यहाँ जो K होता है, K की वैल्यू 9 × 10⁻² होता है, 9 × 10⁻² होता है। और सेम ये Q1 Q2 क्या है, ये Q1 पहला चार्ज और Q2 दूसरा चार्ज। मैंने बोला कि दो चार्ज है और दोनों के चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके बीच का डिस्टेंस भी हमने R लिया हुआ है। सेम इसकी तरह ही है, इसलिए मैंने दोनों आपके सामने लिख के रखा हुआ, देख लो आप अच्छे से समझ लोगे। अब ये फोर्स कूलम लॉ ने बताया, कूलम ने बताया था, द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब दो पोल नॉर्थ और साउथ, जस्ट दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और गाइस अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है, तो दोनों सेपरेट फोर्स नहीं है, इसलिए दोनों को कंबाइन करके एक नया फोर्स, एक नया नाम दे दिया गया जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके गाइस, एकदम ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को दोनों को कंबाइन करके एक नाम दे दिया गया कि दोनों ज्यादा सेपरेट नहीं है, दोनों ज्यादा सेपरेट नहीं है, इसलिए दोनों चीजों को एक सिंपल कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया जाता है जो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियरली मैं बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को एक दोनों सेपरेट नहीं है, दोनों ज्यादा सेपरेट नहीं है, इसलिए दोनों को कॉमनली एक ही टॉपिक में एक्सप्लेन किया जाता है जो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब गाइस कुछ प्रॉपर्टीज, इट में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मैं क्वेश्चन एक आपसे पूछ के जाता हूं, बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव फोर्स है? इसका आंसर कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसमें भी R स्क्वायर है और नीचे है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी कौन सा लॉ ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज नॉट मच एज लॉन्ग रेंज एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के इतना इसका रेंज लॉन्ग नहीं होता, बट ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगर मैं सिंपल मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, मैग्नेटिक फोर्स इतना ज्यादा लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं होता ना। अगर दो मैग्नेट की बात करता हूं, दो मैग्नेट का एक लिमिट होता है, ज्यादा से ज्यादा वो दूसरे मैग्नेट को एक लिमिटेड रेंज में ही अट्रैक्ट कर सकता है, बट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो इसीलिए लिखा हुआ किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में वो ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। अब गाइस अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन से बात करूं तो ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, 10⁻36 इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। मुझे क्लास में देखो एक क्वेश्चन और पूछा, एक क्वेश्चन और दे, अगर दोनों का आंसर आपने दे दिया ना, दोनों दो प्रॉपर्टी और भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में से वीकर फोर्स कौन सा है, इसका भी आंसर मुझे देना। इट इज अ सेंट्रल फोर्स, ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, सेंटर से दो चार्ज के बीच का, सेंटर से सेंटर के बीच में ये फोर्स एक्ट होता है, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स है। और सेम गाइस हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी सेंट्रल फोर्स है। ओके, तो ये भी आप पॉइंट एक प्रॉपर्टी में लिख सकते हो। सो ये मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ बता दिया, इसी को समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इसके अंदर क्या क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो चार्ज रेस्ट में है और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स गाइस मींस बताया कि जो हमारे मैंने सिंपल सा एक चीज बताया कि जो दो पोल्स है, दोनों पोल्स के बीच में लगने वाला
जो भी फोर्स होता है उसको हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू, और दोनों को कंबाइन करके हम जिस टॉपिक में कवर करते हैं वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ बता दी, बहुत सारे प्रॉपर्टी और एक दो प्रॉपर्टी मैंने एक्स्ट्रा भी बताई। तो गाइस और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने पूछा है, सो प्लीज मैं कमेंट चेक करूंगा, देखना चाहूंगा कितने सारे स्टूडेंट कमेंट में लिखते हैं, और मैं कमेंट रिप्लाई दूंगा पक्का। अगर जिसका मुझे सही लगा, मजा आया, जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगा, उसके कमेंट को मैं पर्सनली जेआर ट्यूटोरियल के चैनल पे जाके मैं अपनी तरफ से कमेंट करूंगा आपके लिए। ओके, सो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप मुझे बताओ और किससे रिलेटेड वीडियो आने वाला है गाइस। और एक चीज और बताऊं, लॉग टेबल का वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूं, जल्द ही बनाने वाला हूं, और आप तक पहुंच जाएगा। और गाइस इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक्स, दिल से थैंक यू सो मच। और गाइस अपना ध्यान रखो, जय हिंद।